नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 14 को। यह आपकी 13 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको खुद कीजिए, सेल्फ कीजिए, खुद कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ आपको दी जाती है कि आप खुद का आकलन या फिर मूल्यांकन कर पाओ। वैसे भी ये असेसमेंट वर्कशीट काफ़ी इजी आसान रहती है, क्योंकि आपकी लास्ट 2 वीक में जितनी भी वर्कशीट आपको मिलती है उस विषय की, उसी पर बेस्ड होती है। अगर आप खुद करते हो अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, कहीं पे कुछ समस्या आ सकती है, तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपका सॉल्यूशन या आंसर रहते हैं उसको आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में सबसे पहले हमें दिया गया एक गद्य। ओके, जो गद्य दिया गया उसमें उसको हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। उसके बाद हमें कुछ काव्य खंड के प्रश्न दिए गए हैं जो पिछले कुछ दिनों में हमने कविताएं पढ़ी है, उन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और अंत में जो हमें 2 प्रश्न दिए गए वो रचनात्मक लेखन से लिए गए। एक विज्ञापन हमें लिखना है और एक हमें लिखना है पत्र। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले इस गद्य को हम पढ़ेंगे, गद्यांश जो हमें दिया गया। ये गद्यांश जो दिया गया लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया। लखनवी अंदाज पाठ क्या है? ये व्यंग विधा में लिखा गया एक पाठ है। व्यंग विधा क्या होती है कि जब मान लीजिए कि मजाक मजाक में अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहना कि सामने वाले सुनने वाले को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी हम कह दें। तो यहाँ पर कटाक्ष किया जा रहा है। कटाक्ष मतलब समझते होंगे, टोंट किया जा रहा है। किसके ऊपर? जो लोग होते कुछ हो रहे हैं, दिखते कुछ हो रहे हैं। जो दिखते हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो दिखते नहीं है। ओके, इस टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पे उदाहरण जो लिया गया वो लिया गया नवाब साहब का, जो है कुछ और लेकिन दिखावा कुछ और करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शोक फरमाए। तो यहाँ पे लेखक हैं, वो बैठे हैं नवाब साहब के सामने। अब नवाब साहब है, वो जब बैठे होते हैं उन्हें लगता है कि लेखक तो कहीं जाने वाले नहीं, तो उनके पास खीरे होते हैं, वो निकाल लेते हैं और पूछते हैं लेखक से कि भाई साहब लोगे? तो लेखक मना कर देते हैं। अब मना कर दिया तो कर दिया, क्योंकि उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी। अब जो नवाब साहब क्या करते हैं, उन खीरों को सलीके से निकालते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं, फिर सलीके से काटते हैं, नमक मिर्च छिड़कते हैं। उनके सामने सब कुछ हो रहा था। अब इतना हो रहा हो सामने, तो मुंह में पानी आने तो एक जायज़ सी बात है। लेखक के मुंह में पानी आ गया। अब दोबारा उनसे पूछा गया कि भाई साहब लोगे? तो क्योंकि पहली बार वो मना कर चुके थे, इसलिए दूसरी बार भी उन्हें मना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, इस वक्त है खाने का मन नहीं हो रहा और मैदा भी ज़रा ख़राब है। मैदा मतलब यहाँ पे अमाशय की बात हो रही है, पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आप ही खाइए। अब नवाब साहब है, अगर शायद लेखक ले लेते तो 2-4 वो भी खा लेते बेचारे। अब नवाब साहब है तो नवाब साहब ठहरे। अब वो कैसे इस बात को छोड़ दे कि हम नवाब हैं। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देख करके एक लंबा सा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक लेकर के गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकने लगे, यानी कि ऐसा ड्रामा करने लग गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका, कि हमारा तरीका ऐसा ही कुछ है। और मतलब उसके बाद थक गए थे, लेट जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे अगले कुछ प्रश्न। तो उन प्रश्नों को हमें हल करना है और साथ ही साथ काव्यांश पर आधारित जो कविताएं हमने की है, पद्य खंड, उस पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे और हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे हमारे रचनात्मक लेखन पर। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि लेखक को मुंह में पानी क्यों आ रहा था, ये हमें बताना है। ठीक, तो नमक मिर्च छिड़के हुए ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। ओके, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए।
दूसरा प्रश्न है, किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, यह हमें बताना है। तो नमक मिर्च छिड़के हुए ताजे खीरे की फांके देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्योंकि पहली बार वो मना कर चुके थे, इसलिए दूसरी बार भी मना करके आत्मसम्मान निभाना ही उन्हें उचित लगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया कि नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले क्या करते थे, फेंकने से पूर्व क्या करते थे, ये हमें बताना है। तो नवाब साहब खीरे खाने से पहले उन्हें उठाकर अपने होंठों तक लेकर जाते और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। ओके। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, ये हमें बताना है। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय कई सीख दी। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी कि वो अपनी सुंदरता पर रीझे ना। दूसरा, उन्होंने सीख दी कि बेटी को कि दुखी या पीड़ित होकर के आत्महत्या न करने की सीख दी, कि आग है वो रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है, ये भी सीख दी। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की भी सलाह दी कि आप वस्त्रों के या गहनों के मोह में मत फंस जाना। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीख थी जो माँ ने कविता में अपनी बेटी को दी थी। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है कि बेटी को विदाई के समय, जब बेटी का विदाई का समय होता है तो घर का माहौल कैसा होता है। अपने अनुभव के आधार पे लिखिए, जो आपने देखा है उस आधार पे लिखना है। तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि बेटी की विदाई के समय घर का माहौल भावुक होता है। एक तरफ बिटिया के विवाह की खुशी होती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ घर आंगन सूना होने का भय भी होता है। यानी कि उस वक्त जो माहौल होता है वो कुछ भावुक सा होता है। एक तरफ तो खुशियाँ होती है कि बेटी का विवाह हो रहा है, दूसरी ओर घर आंगन सूना होने का एक डर भी होता है। विवाह के बाद जब बेटी की विदाई का समय आता है तो माता पिता की आंखों के सामने उस बेटी की बचपन से लेकर के अब तक की सभी यादें हैं वो छा जाती है और माहौल कुछ भारी भारी सा लगने लगता है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया कि कोविड-19 के बचाव के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। तो मैंने विज्ञापन ये आपको दिया, इस प्रकार का आप विज्ञापन बना सकते हो। कोरोना वायरस से बचाव कैसे किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये सारे चित्र बनाओ, लेकिन मास्क बनाना जरूरी है। मास्क बना करके उसके ऊपर आप लिख सकते हो कोरोना वायरस से बचाव, ये कोविड-19 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये आप लिखोगे। उसके बाद आप 4 या 5 तरीके लिख दोगे कि लगातार साबुन या साफ पानी से हाथ धोएं, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, मास्क का प्रयोग करें, दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें, कमरे को गर्म रखें, सामान्य तौर भी संक्रमित है तो भी यात्रा करने से बचें। और एक पंक्ति और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर कोरोना के लक्षण होने पर जो नज़दीकी चिकित्सालय है वहाँ से संपर्क करें या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। ओके, तो ये आपका आसान सा एक विज्ञापन हो जाएगा। लेकिन इसमें मास्क यानी कि हमें जब हम विज्ञापन बनाते तो एक पहली शर्त होती है कि वो हमारा बॉक्स में होना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें कुछ ना कुछ हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप मास्क ड्रॉ कर दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये भी रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अपने मित्र को हमें पत्र लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे 29 पॉकेट 7 सेक्टर 9 द्वारका दिल्ली 10 जनवरी 2022। यहाँ पे एक पंक्ति आपको खाली छोड़नी है और एक लाइन यहाँ पर आपको खाली छोड़नी है। ठीक, उसके बाद प्रिय सखी साक्षी नमस्कार, और उसके बाद हमें अपना मुख्य भाग लिखेंगे। सर्वप्रथम तुम्हें नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं। नया साल तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तुम जीवन में और उन्नति करो, खूब फूलो फलो। नए साल पर तुम्हें कुछ अच्छी शुरुआत भी करनी चाहिए। तुम्हें यह प्रण लेना चाहिए कि तुम आज से रोजाना सुबह जल्दी उठकर घूमने जाओगी और वहाँ पर योगाभ्यास इत्यादि शुरू करोगी, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल सुस्ती और व्यायाम न करने के कारण तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। यानी कि हमें वैसे शुभकामनाएं देनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इस पत्र को हमें शब्द संख्या तक आगे भी खींचना है। ओके, ऐसा कुछ आप हल्का फुल्का लिख सकते हो। उसके बाद एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं, तुम्हारी सखी मानसी। ओके, यहाँ पे आपका नाम आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।